नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास बीपीओ यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्लास होने वाली है। और तो दोस्तों आज क्लास है, इससे पहले 18 क्लास हो चुके हैं और ये 19वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय भाषाएं और हिमाचल प्रदेश या हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, नेपाल के अड़ोस पड़ोस जो हमारे प्रदेश लगते हैं उनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसके बारे में शुरू करेंगे। तो पहला है, इसमें जो हम देखेंगे उसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद, बुलंदशहर, जोधपुर, फूले नगर और मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस, एटा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, इटावा और कन्नौज और औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, नकलऊ, बाराबंकी, गोंडा, श्रीवस्ती, बलरामपुर और जालौन। इसके अलावा लगभग 70 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भाषाएं देखें। खड़ी भाषा और ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और बघेली, ये हमारे उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं निम्न हैं, जैसे कौरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी और बुंदेली, भोजपुरी, बघेली, ये तो भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश की। पहली है बुंदेली। तो बुंदेली ये भाषा झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर आदि बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती हैं। आल्हा खंड बुंदेली भाषा में ही लिखा गया है। ब्रजभाषा की अगर बात करें, ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदी का सबसे प्रमुख वलीय भाषा मथुरा, अलीगढ़, इटावा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, बरेली इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। रीतिकाल के काव्यों में इसी भाषा की प्रधानता थी। अगला जो तीसरा है कन्नौजी बोली, जिसे कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फरुखाबाद, इटावा आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। फोर्थ है इसमें खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे और सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र के द्वारा किया गया है। अगला, ये भाषा मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसी में अवधी बोली। ये भाषा नकलऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, आउसी, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। रामचरितमानस भी अवधी में ही रचित महाकाव्य है। अगली बघेली बोली जो है, बघेली ये भाषा बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद के एमपी से लगे हुए हिस्से में आदि बोली जाती है। भोजपुरी, तो हिंदी में बोली जाने वाली सर्वाधिक संख्या भोजपुरी बोली की है। ये भाषा गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ने किया था। इसमें पढ़ते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली की कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। संस्कृत है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, तो निचली दुआओं में आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। विरासत, तो विरासत उत्तर प्रदेश में प्राचीन से ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत का मुख्य केंद्र है। साथ ही कतिपय संस्कृतियों का उद्भव भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकगीत, तो कजरी है मिर्जापुर, वाराणसी में, आला, महोबा, बुंदेलखंड और रसिया, बरसाना ब्रज क्षेत्र में, चैती चैता पूर्वांचल में, विरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, शौहर ये पूर्वांचल में, होली गीत वृंदावन में, झूला गीत वृंदावन में, इसुरी फाग बुंदेलखंड, वाहतरवील रेहुलखंड में, मल्हार
कौरवी क्षेत्र में है। अगर बात करें चित्रकला व मूर्तिकला, तो प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जब 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, आगरा शैली थी और जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई। हुमायूं फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद नामक चित्रकारों को अपने साथ भारत लाया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। प्रमुख चित्रकला और कृति, तो इसमें शिवानंदन नौटियाल और इनकी जो कृति है सत्यम शिवम सुंदरम, और विश्वनाथ मेहता ये प्यासा ऊंट, सुहाग, विंदी सृष्टि आदि है। नंदकिशोर शर्मा तो इसमें कालीन ट्रे। अगला है चीनी बर्तनों के डिजाइन। महेंद्रनाथ सिंह तो कांगड़ा व काशी शैली की विविधता। रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल गोरखपुर आदि राज्य की प्रमुख चित्रकार हैं। राज्य के प्रमुख संगीत घराने, तो आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता था। उस्ताद फैयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान अली बख्श खां या विलायत हुसैन खां आदि इस घराने के प्रमुख संगीतकार हैं। इस घराने के प्रतिनिधियों में विलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक व गायक थे। किराना घराना, तो किराना घराना में ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। इस घराने का मूल स्थान था मुजफ्फरनगर जिले का किराना नामक स्थान तथा इसका संस्थापक अब्दुल करीम खां तथा अब्दुल वाहिद खां को माना जाता है। बनारस घराना, काशी में संगीत को आश्रय काशी राज द्वारा मिला है। बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। इस घराने के प्रमुख संगीतकारों में पंडित किशन महाराज, पंडित कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन एवं साजन मिश्र, पंडित राम साय मिश्र और गुरु प्रसाद मिश्र, शिवा पशुपति आदि उल्लेखनीय रहे हैं। लखनऊ घराना, तो ये घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। बिंदादीन कत्थक और कोदऊ सिंह, पखावज बेगम अख्तर गजल गायक, रजा खां सितार वादक और सादिक अली खां वीणा आदि इस घराने के नामचीन कलाकार थे। खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। रामपुर घराना, तो रामपुर घराना में रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे तथा तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। इस घराने के कलाकारों में उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद सादिल अली खां आदि थे। फतेहपुर सीकरी घराना, तो यह मुगल कालीन घराना है जो ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। घसीट खां, तो इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार थे। इटावा घराना, यह घराना सितार वादक के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसे गौरीपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे जो इटावा घराने से संबंधित थे। सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी भी इस घराने से संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खां से इटावा के संगीत परंपरा को और समृद्ध किया। शाहजहांपुर घराना, तो यह सरोद वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता था। उस्ताद काजिम अली और इंसाफ अली नियायत अली खां ने प्रसिद्ध प्राप्ति की थी। महाकुंभ मेला, तो विश्व विरासत गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ मेले का आयोजन किया होता है और इस दिन श्रद्धालुओं और भक्तों को सैलाब
उमड़ता है। देश के हर कोने से साधु महात्मा इस मेले में आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। महाकुंभ मेला यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध नौमी साराण्य तीर्थ नौमी साराण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो वह है सीतापुर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? वह 12 वर्ष में। अगला प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराना से। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ, वह था तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? वह प्रयागराज में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। अगला है गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत तो बिरहा चैती ढोला आदि हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड का है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय आगरा मेरठ से। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का प्रयोग विकास किया, तो मुस्तरी वाई हैं। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा? तो वह है आल्हा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई, तो बाछू खां के द्वारा। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस। माघ मेला के दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति होता है। अगला है उत्तर प्रदेश के दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल। तो इसमें अगर देखें तो फरुखाबाद में है गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थकर विमलनाथ और कपिल मुनि आश्रम, ये इत्यादि हैं। हरदोई में भी ऐसी विक्टोरिया हॉल, घंटाघर, सीतापुर में नौमी साराण्य, और अगला फैजाबाद में ये देख सकते हैं आप कि अयोध्या राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी कनक मंदिर इत्यादि है। और ऐसे ही इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद का किला, कुंभ मेला, आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद और खुसरो बाग इत्यादि है। यहीं पर कुशीनगर, भगवान बुद्ध परिनिर्वाण। तो दोस्तों नीचे पढ़ते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवस्था बेहतरीन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आकर्षक पर्यटन राज्य है। उत्तर प्रदेश भगवान रामकृष्ण गौतम बुद्ध महावीर की कर्म स्थली है और प्रदेश में दुनिया की प्राचीन नगरी काशी, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला एवं दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल स्थित है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो 1989 में मिला है। राज्य की नई पर्यटन नीति 2022, भारत पर्यटन विकास निगम 1966, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972 में बना, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। अगला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारक आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 एवं कुंभ मेला 2017 में हुआ था। अगला है हेरिटेज आर्क, तो ये लखनऊ वाराणसी आगरा में। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022, नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में राज्य की एक नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली है। महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर 2022 तक कुल 2,48,742 पर्यटक आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,483.31 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ट्रेवल मार्ट लखनऊ, TTF हैदराबाद,
अहमदाबाद ITTM और बेंगलुरु तथा पुणे टूरिज्म शेल्टर नागपुर का भव्य आयोजन किया गया। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण। 7 उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य में एकीकृत वन स्टॉप ट्रेवल्स सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य में राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट की बात करें तो इससे अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें उद्योग का स्तर और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स और व्यवसाय की जगह औद्योगिक स्थितियां होंगी। नई पर्यटन नीति के तहत भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को रामायण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा उसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर सहित अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन जगहों को भगवान राम और माता सीता के रूप में देखा जाता है। इसी तरह श्री कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा तथा बुद्धिस्ट सर्किट में कथा, कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान शामिल होंगे। नई नीति में महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें हस्तिनापुर, कापिल्य, आइछंद, वरनवा, कौशाम्बी और इसमें है गोंडा, लक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में 22 गतिविधियों को नए नीति से शामिल किया गया। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो ये दुधही और घोषताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, स्थित था। तो वह कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है तो ये लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह स्थित है तो ये लखनऊ में। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई तो 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल है? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा इत्यादि शामिल है। अगला है उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण। तो इसके उत्तरी जिला है सहारनपुर और पश्चिमी जो जिला है शामली और दक्षिणी है सोनभद्र और पूर्वी जिला बलिया कहा जाता है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है इसकी जो लंबाई है 650 और इसकी लंबाई जो है 240। आगे देखते हैं। विश्व मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 मिनट 24 सेकंड 30 मिनट यानी 30 मिनट 24 सेकंड 23 डिग्री 52 मिनट और ऐसे ही 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल
2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3.33% है। 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जो सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले चार जिले तो क्रमशः लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर है। राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः हापुड़, गाजियाबाद, भदोई और शामली हैं। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो राज्य के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पूर्व से पश्चिम ये जिले महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 11 जिले और मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ये जिले झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के भूभाग को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, एक और होगा। तो इसमें तराई क्षेत्र में भाबर क्षेत्र के समांतर रूप में विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, वांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो वांगर क्षेत्र जो है इसे क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है। इस क्षेत्र की जो भूमि होती है ऊंची होती है तथा नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। वांगर क्षेत्र की उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। खादर की अगर बात करें तो ये क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी की परतों पर एकत्रित होने से बना ही ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होता है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर और गंगा क्षेत्र का दक्षिण भाग है। सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। ये प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड का नीच कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये हापुड़ होगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो ये गौतम बुद्ध नगर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा, ये है बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा है, ये सोनभद्र है। अगला उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, ये है 8। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ये है 75। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये है चौथा। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 होगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी क्षेत्र। अगला है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा से आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, ये बलिया। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये नेपाल है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला है प्राकृतिक संसाधन, खान और खनिज। तो उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में हम देखेंगे एक करके। तो पहले खनिज और प्रमुख क्षेत्र, तो कोयला ये सिंगरौली सोनभद्र में मिलता है। बॉक्साइट चित्रकूट, बांदा, वारसी, ललितपुर में। चूना पत्थर गुरमा, कनाच, बाबूहरी, मिर्जापुर एवं
कजराहट सोनभद्र में है। पाइराइटस तो ये सोनभद्र और बांदा में है। शेलखड़ी झांसी हमीरपुर। डोलोमाइट वारिस सोनभद्र बांदा में। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में। सैंडस्टोन ये मिर्जापुर में मिलता है। चाइना के लिए सोनभद्र बांदा में। सोना सोनभद्र एवं ललितपुर में। फेल्सपार ये झांसी में। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा सोनभद्र झांसी में ज़्यादातर पाया जाता है। तांबा ललितपुर सोन राई क्षेत्र में। एस्बेस्टस तो मिर्जापुर झांसी बड़ा गांव क्षेत्र में मिलता है। जिप्सम झांसी हमीरपुर में मिलता है। लोह आस्क ललितपुर। यूरेनस ये भी ललितपुर में पाया जाता है। प्रमुख खनिज नीति तो इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति वर्ष 1998 में घोषित की गई और इसके तहत खनिज विकास को 2 का दर्जा दिया गया। नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। प्रयागराज झांसी सहारनपुर मिर्जापुर ललितपुर जालौन महोबा सोनभद्र चित्रकूट चंदौली बांदा हमीरपुर इत्यादि हैं। नई खनिज नीति ये नीति मई 2007 से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज तो कोयला है। एक कोयला में उपलब्ध स्थान सोनभद्र का है और उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर उपलब्ध स्थान मिर्जापुर सोनभद्र प्रदेश में। मिर्जापुर जिले में गुरमा कराच बाबूहरी एवं रोहतास क्षेत्र में भी सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का उपलब्ध स्थान बांदा चंदौली। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा चंदौली तथा ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एल्युमिनियम का प्रमुख आस्क होता है। डोलोमाइट ये है उपलब्ध स्थान बांदा में है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से उत्तर प्रदेश एवं उच्च स्तर का डोलोमाइट पाया या प्राप्त होता है। चाइना के लिए उपलब्ध स्थान सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं बांदा जिले से प्राप्त किया जाता है। तांबा की अगर बात करें तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा स्थान का प्रमुख क्षेत्र है। अगला है जिप्सम ये उपलब्ध स्थान इसका झांसी है। जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिले में पाया जाता है। सोना उपलब्ध स्थान सोनभद्र है ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में सोना अल्प मात्रा में शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे पर पाया जाता है। हीरा उपलब्ध स्थान बांदा मिर्जापुर में है और प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा जिले में मिलता है। संगमरमर उपलब्ध स्थान जो है सोनभद्र मिर्जापुर। संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में से प्राप्त किए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट्स तो इसमें उपलब्ध स्थान इसके हैं ललितपुर और बांदा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के दुर्मालाख किमोई मसराना मालदेवता और चमसारी में रॉक फॉस्फेट के भंडार काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। एस्बेस्टस जो है उपलब्ध स्थान मिर्जापुर झांसी है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर झांसी के कुछ क्षेत्रों में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं ये सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनस पाया जाता है ललितपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट भी हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाई जाते हैं तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा में। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है रिहंद बांध पर। वेराइट तथा इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया तो ये अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई 1983 में। वन एवं वन्यजीव तो उत्तर प्रदेश वन संपदा फॉरेस्ट रिजर्व्स तो इसमें उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वनों में साल
वेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, वांस और बेत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य, पश्चिमी मैदानों क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल एवं अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें अकेसिया, कटीले, लेगुमेस, यूफरवियास और फुलाई, कत्था, कक्को, धामन और रेउनझा तथा नीम के वृक्ष बहुयात में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ है। वन महोत्सव का मूल आधार सूक्त वाक्य है कि वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने पर बल देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा वन नीति लागू की गई। नीति के मुख्य बातें इस प्रकार है, जैसे प्रदेश के 33.3% क्षेत्र को वनाच्छादित करने से लक्ष्य की पूर्ति के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करना। इसका मतलब है कि 33.3% में वन होना अनिवार्य है। व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना चाहिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना तथा अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना चाहिए। वानिकी कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल दिया गया है। नोट वन में वन संपदा के क्षेत्र में किए गए अन्य प्रयास, तो इसमें है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की रिपोर्ट में ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल दिया गया। परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना वर्ष 1979 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। नोट में राज्य में वनाच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 6.88% यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनाच्छादन है, जो कि भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.17% है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले क्रमशः सोनभद्र, लखीमपुर खीरी है और मिर्जापुर है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले क्रमशः संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 3 जिले संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में अति सघन एवं वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे पहला तो है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा है कटीली झाड़ियाँ। अब एक एक करके बात करते हैं
उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ऐसे वन प्रदेश के तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में उच्च क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में कई स्थान पर बांस, लताओं तथा बेंत के साथ सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियां होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, आंवला, सेम, मलह आदि हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों और आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं नीम, पीपल, महुआ, बबूल, जामुन, इमली आदि आते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये वन अधिकांशतः प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में कटीले छोटे वृक्षों में बबूल, कटीले फलदार पौधे और सानहुट के वृक्ष आदि शामिल हैं। अगला है वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उसके आवासों की रक्षा करने का है। उनके आवासों की रक्षा करने का है। आगे बढ़ते हैं कि अभ्यास है कि इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही वर्ष 1956 में की गई। ये संगठन उत्तर प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थल के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य करता है। अगला जो है इसमें राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, 11 वन्य जीव विहार और 14 पक्षी विहार और 3 टाइगर रिजर्व हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैली और राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1936 में उत्तर प्रदेश में और वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल, नैनीताल में की गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों में देखेंगे हम हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में पक्षी विहार है, इसमें वन्यजीव विहार। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी वन्यजीव विहार और अलीगढ़ में है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। यही इटावा की अगर बात करें तो पटना पक्षी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है। मैनपुरी में समान पक्षी वन्यजीव विहार, कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, ऐसे ही हरदोई में सांडी पक्षी वन्यजीव विहार और गोंडा में है पर्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार। संत कबीर नगर में है वखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। तो ये है पक्षी विहार और ये है जनपद। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार है और ये उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। औखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। विजयनगर पक्षी विहार महोबा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। सुरहातौल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। ये हो गया। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार की बात करेंगे। तो इसमें कुल संख्या 11 है। तो इसमें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा इत्यादि है। तो आगे चल के देखते हैं, वो एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों चंद्रप्रभा है ये चंदौली, ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसे 1957 में शुरू किया गया है। सोहेलवा श्रावस्ती में है। कैमूर सोनभद्र में है।
कतरनिया घाट बहराइच में महावीर स्वामी ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। रानीपुर, चित्रकूट, राष्ट्रीय चंबल, इटावा, सुहागिरवा महाराजगंज में, किशनपुर लखीमपुर खीरी में, कछुआ वाराणसी में है। और यहीं हस्तिनापुर की अगर बात करें तो इसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी बहराइच। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया है। कतरनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। जनपद चंदौली में है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है। ये महोबा में है। और उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान जनपद में है। तो ये मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। ये लखनऊ में नहीं, लखीमपुर खीरी में। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। महाराजगंज में। यही अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। ये अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो वंशादान, वनाच्छादन, तो वृक्षादान जिसे मात्र 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो ये इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है। ये सोनभद्र में है। सुरहा पक्षी विहार अवस्थित है। ये बलिया में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। 25 नवंबर 1974 में। बाघों के संरक्षण से संबंधित वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अमनगढ़। अगला जो पढ़ेंगे हम, उत्तर प्रदेश में जलवायु यानी क्लाइमेट। तो दोस्तों आज क्लाइमेट अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और आगे जो क्लास होगी वह जलवायु की होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना कमेंट करके बताते हैं क्लास कैसी लगी, और लाइक करके भी बताएं कि हमें लगेगा कि हाँ क्लास बेहतर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।